इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बजट को लेकर की कॉन्फ्रेंस। वक्ताओं ने बताए बजट के मूलभूत पहलू। उसको उसका केस रीओपन करता था, उस पर टैक्स लेता था, ब्याज लेता था और पेनल्टी भी लेता था। तो इस सबको सरलीकरण करने के लिए 2 साल पहले ये बात हुई। ऐसे केसेस में अगर एसएससी को खुद ये पता लग जाता है कि उसकी ये इनकम टैक्स देने से छूट गई है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाए कि वो अपना रिटर्न इवन आफ्टर रिवीजन टाइम इज ओवर, वो रिटर्न। I can make it out that the hall is full and people are liking it. Madam has already increased some of the rises, some of the amount. So I think this is required and we must continue it in the years to come. Those ladies, those people who are rare, who have been put up on such a good post, should be felicitated. ये IIPA यहाँ हमने 2001 में इसकी फॉर्मेशन इस संस्था को बनाया और ये जो बजट का कार्यक्रम है ये 2002 से शुरू किया था और केवल जो कोविड काल में ही ये ब्रेक हुआ है, अदरवाइज़ लगातार एवरी ईयर ये चलता रहता है। और ये बजट में, क्योंकि उस साल भी बजट के बारे बहुत अच्छा बजट था, तो ये एक चर्चा हुई कि क्यों नहीं हम बजट कॉन्फ्रेंस कर लें। और ये भी है कि उस बजट कॉन्फ्रेंस में कपिल भाई बैठे हैं, ये सीनियर सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ बहुत प्रसिद्ध भी हैं। ये लगातार ये, और अभी रविंद्र भाई चले गए हैं, और भी 2-3 आते थे, राजन विद्यार्थी भी आते थे, लेकिन इधर जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। ये 2 लोग तो ऐसे कमिटेड हैं जैसे वो हमारा IIPA है, इसी तरह IIPA की मीटिंग होनी है, बजट होनी है, तो उसी तरह से, और इनके बिना पॉसिबल भी नहीं कि हम बजट कॉन्फ्रेंस कर सकें। महिलाओं का बजट बढ़ा हुआ है पिछली बार से। महिला आत्मनिर्भर MSME के 33% से ज़्यादा आपको पता है महिलाओं के ही लिए कार्य किया है। जो छोटी उद्यमी महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पे भी महिलाओं को हमारे 60-65% आपको सहभागिता इसमें है। अगर वो हमारी बैंक वगैरह से लोन वगैरह लेके काम करनी है तो उसमें छूट पे वो अपना उद्यमी चला सकती है। कि शॉर्ट से सबको बहुत कुछ मिल गया। वे जो सीमाएं बढ़ाई गई इनकम टैक्स की, ख़ासतौर से मध्यम वर्ग के लिए, वो सीमाएं 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की जो सीमा की, या हर एक को लगभग 1 लाख रुपए के टैक्स का जो बेनिफिट हुआ, उससे सबके हाथ में पैसा खूब आया। मीन चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, और चाहे छोटा तबका हो। मध्यम वर्ग पे पैसा आया 1 लाख रुपए ज़्यादा, वो ज़्यादा खर्च कर सकता है। जब वो पैसा खर्च होगा तो व्यापारी के पास पहुंचेगा, व्यापारी के पास पहुंचेगा तो उसका मुनाफा होगा। जब व्यापारी उस माल को बेचेगा तो सरकार के पास में उसका 18% टैक्स पहुंचेगा। तो इस एक शॉर्ट से जहां 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अपने इनकम में से कम किए हैं और सब मध्यम वर्गीय के हाथ में दिए हैं, उस 1 लाख करोड़ से वो पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, और अल्टीमेटली सरकार को वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वहाँ मिल जाएगा। तो इस बजट से सबको बहुत कुछ मिला। अब जहाँ तक लोअर तबके का सवाल है, जब कस्टम्स ड्यूटी में इतना चेंजेस किए गए हैं, उसमें छूट दी गई हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप होगी, ई स्कूटर्स डेवलप होंगे, तो लोगों की अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं या लोअर कॉस्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो हर तबके को इसमें फ़ायदा हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे घरेलू महिला हो, या काम करने वाली महिला हो, या आम व्यापारी हो, सबको इससे फ़ायदा हुआ है। टूरिज्म पे भी बहुत बात की गई, टूरिज्म को बहुत डेवलप किया गया, खासतौर पर बहुत सर्किट बनाया रहा है जी। उसके विषय में क्या? देखिए, सरकार की मंशा है कि धर्म और मंदिर और जितना भी सनातन धर्म है वो सब आगे ग्रो करे, उस सबको लोग माने, जो हम भूलते जा रहे हैं पिछली चीज़ों को, उनको सबको आगे बढ़ाएं। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, और उस टूरिज़्म में धर्म भी इन्वॉल्व है कि सब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे, उनके सर्किट्स बनाएंगे। तो
सरकार उन टूरिज्म में अल्टीमेटली सरकार अपना पैसा भी खर्च करती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लाती है कि भाई होटल्स वहाँ पे नए बनेंगे। अब आपने देखा कि अयोध्या डेवलप हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बना तो बड़े बड़े होटल्स वहाँ पे आ गए, वहाँ पे एयरपोर्ट आ गया, वहाँ पे लोकल पब्लिक जितनी भी बिज़नेस था वो बिज़नेस डेवलप हुआ। मैं खुद होके आया हूँ अयोध्या में और मैंने देखा जो आज से 10 साल पहले का अयोध्या था जो आज का अयोध्या उसमें बहुत अंतर है। तो सब कुछ डेवलप हुआ, मीन उस राम मंदिर के नाम पे वहाँ का मार्केट भी डेवलप हुआ, वहाँ के व्यापारी भी डेवलप हुए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ और टूरिज्म भी डेवलप हुआ। जो जिस इंडस्ट्री ने वहाँ पे होटल लगाए, जिसने वहाँ पे अब वहाँ पे एयरपोर्ट आ गया तो फॉरेन टूरिज्म भी खूब आ रहे हैं। गवर्नमेंट को करेंसी भी मिली, फॉरेन करेंसी भी मिली। तो इस टूरिज्म को डेवलपमेंट करने से सबको फ़ायदा होता है। आज हम बाहर जाते थे, ये कुछ सोचते थे कि हम यूरोप जाएंगे, हम दुबई जाएंगे या हम सिंगापुर जाएंगे, उसके लिए हमारे अपने ही इतने टूरिस्ट सेंटर हो गए कि हमें बाहर जाने की इच्छा कम होने लगी। लक्षद्वीप को भी डेवलप कर रहे हैं जी, लक्षद्वीप को भी डेवलप कर रहे हैं, वो तो एक अलग ही एजेंडा है। जी जी, टैक्स के विषय में क्या कहना है, किस तरीके से लग रहे हैं और पिछली बार से कितना अंतर है, कितना अलग है और इसको लगने से अब क्या फ़ायदा नुकसान होने वाला आम आदमी का भी सरकार का? देखिए टैक्स में जहाँ तक डायरेक्ट टैक्सेस का सवाल है, सरकार ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि जो हमने ये छूट दी है और 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक सबको 7 लाख जो बेसिक एग्जेम्पशन था उसको 12 लाख रुपए कर दिया, या हर वर्ग को जो हायर तबका है मीन जिसकी 15 लाख से ऊपर इनकम थी उसका भी टैक्स रेट घटाया है और 1-1.25 लाख रुपए के लगभग सबको फ़ायदा हो रहा है। इससे आम पब्लिक के हाथ में जो भी टैक्स पेयर है उसके हाथ में पैसा बढ़ेगा। दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अपने सरेंडर किए, बट सरकार ये उम्मीद करती है कि उससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उससे लोग अपना ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा, तो उससे सबको फ़ायदा, विन विन सिचुएशन है कि लौट के पैसा सारा सरकार पे पहुंचेगा, लेकिन कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जो सरकार की एक मंशा है कि हमारी 5 ट्रिलियन इकनॉमी हो, हम उसकी तरफ ज़रूर पहुंचेंगे। दूसरे जो सरकार की मंशा है कि हमारा विकसित भारत हो 2047 तक, वो 2047 तक विकसित भारत तभी होगा जब हमारी 8% ग्रोथ होगी। और शायद ये जो एक्शंस लिए हैं जैसे कि कस्टम ड्यूटी चेंज करी है और जो टैक्सेशन में कम किया है, डायरेक्ट टैक्सेस में कम किया है, उससे सबकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो जीडीपी जरूर बढ़ेगी।